नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार गोयल है। मेरा जन्म अलवर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के मौजपुर गांव में हुआ था। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी किराना की दुकान करते थे और 10वीं तक की जो शिक्षा है वो मैंने अपने गांव में हासिल की थी। 10वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा हासिल की। 11वीं 12वीं में मैंने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल में ही हासिल की थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अलवर ज़िले से की। और उसके बाद मेरा जो उद्देश्य था जीवन में वो ये था कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है। मैंने अपने स्टेप्स उस दिशा में आगे मुड़े और मैंने नेट जेआरएफ 2 साल में जेआरएफ रहा, गेट क्वालिफाई किया, 3 साल एसआरएफ रहा और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसी बिटवीन मेरा उद्देश्य लाइफ में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना हो गया था। तो मैंने एक जो एस्पिरेंट होता है उसी की तरह यूपीएससी के एग्ज़ाम देना शुरू किए। इन बिटवीन यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को फेलियर देखते हुए मैंने अपनी जर्नी में आरपीएससी के एग्ज़ाम शुरू किए गए। आरएएस 2018 ये मेरा आरपीएससी में इस प्रतिष्ठित सेवा के लिए तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने 2 प्रयास और किए थे, आरएएस 2013, आरएएस 2016। दोनों ही प्रयासों में मेरे को इंटरव्यू कॉल हुआ और दोनों ही प्रयासों में मुझे रैंक मिली। पहले प्रयास में आरएएस 2013 जिसका अंत 6 दिसंबर 2016 को हुआ, उसमें मुझे 870वीं रैंक मिली। दूसरी भर्ती इसके बाद मैंने आरएएस 2016 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें मुझे 95 रैंक मिली। उस 95 रैंक के साथ मुझे राजस्थान अकाउंट सर्विस मिली और अभी मैं एज ए सीनियर अकाउंट ऑफिसर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ। इन बिटवीन मैंने आरएएस 2018 एक लास्ट चांस मैंने ट्राई किया और उस लास्ट चांस में विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड एंड सिस्टर आई गॉट 7th रैंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरएएस एग्ज़ाम में 3 स्टेप्स होते हैं। प्रीलिम्स का स्टेप होता है, मेंस का स्टेप होता है और इंटरव्यू का स्टेप होता है। प्रीलिम्स जो होता है वो एक जनरल एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। मोस्टली ऑलमोस्ट 5 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के लिए अपीयर होते हैं। उनमें से सिर्फ 15 टाइम्स कैंडिडेट्स ही मेंस में अपीयर हो पाते हैं। तो प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्ट आउट हो जाते हैं। मेंस एक जो पेपर होता है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज टॉपिक पे समझ आपकी समझी जाती है। एग्जामिनर आपको इवैल्यूएट करता है और इंटरव्यू जो होता है वो एक साक्षात्कार होता है जिसमें कि जो एग्जामिनर होता है आपकी सहजता, सरलता, जेन्युइननेस इसको इवैल्यूएट करता है। आरएएस के एग्ज़ाम में जो मैंने रियल में महसूस किया है वो ये है कि आपको दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फैक्चुअल होल्ड। मैंने तीसरी बार प्रयास किया और अब फाइनली मेरे को सक्सेस मिली। पहले प्रयास में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैंने होल्ड किया एंड आई गॉट 870 रैंक। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड टाइम आई ऑल्सो ट्राइड विद कॉन्सेप्चुअल थाट्स एंड हिट अगेन विद 2 digit रैंक। But in RAS examination, what I understood with concept, facts is also important and syllabus is also important. First 2 times as I told earlier कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। मेरा सिर्फ उद्देश्य था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, यूपीएससी अपीयर करना है। तो मैं यूपीएससी के थॉट के पैटर्न के हिसाब से पढ़ता रहा और एग्ज़ाम बस जस्ट टाइम पास दे दिया और गॉट रैंक। एंड लास्ट जब मेरे यूपीएससी के एग्ज़ाम लॉस्ट होने लगे तो आई रियलाइज़ कि लाइफ इज़ एट रिस्क। तो मैंने इसको सीरियसली इस पर टाइम स्पेंड किया और पॉइंटेड आउट किया कि क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ कि मेरी रैंक जो मैं चाहता हूँ वो आ नहीं पा रही है। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे जा रहा था और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो राजस्थान स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उनको इग्नोर कर रहा था। तो दिस टाइम आई ट्राइड कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सिलेबस एंड इन दीज पॉइंट्स को मैंने अच्छे से इवेल्युएट किया। मैंने अच्छे से पॉइंटेड आउट किया कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं
जिसको सबसे ज़्यादा हिट किया जाता है, एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करना चाहिए। तो मैं बाकी एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप तैयारी करें तो सिलेबस के इन एंड अराउंड रखें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें, उस इन्फो पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रखें, और उस जो भी मटेरियल है उसको करंट के साथ अपडेट करते रहें। प्रीलिम्स RAS 2018 में मुझे अराउंड 120 मार्क्स मिले, और मैंने इसके लिए मुश्किल से 15 से 20 दिन स्पेंड किए थे। बट इस ड्यूरेशन में जो मेरा स्मार्ट वर्क रहा था वो ये था कि मेरे को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी रखना था। करंट अफेयर्स वाज माय वेरी गुड, एंड जो UPSC की जो प्रिपरेशन थी वो मुझे हेल्प कर रही थी। तो इन 15 से 20 दिनों में मैंने सिर्फ अपने आप को राजस्थान डोमेन में इन किया, सिलेबस को पॉइंटेड आउट किया, और सिलेबस के इन एंड अराउंड जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो राजस्थान के एग्ज़ाम में चलते हैं, जैसे NCERT, राजस्थान बोर्ड की बुक्स, तो इन सब से फास्ट रीडिंग करके मैंने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया। देन फिर मेंस के लिए मेरी एक स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड तैयारी रही थी। मैंने पूरे सिलेबस को पॉइंटेड आउट कर दिया पॉइंट्स के हिसाब से। इट मीन्स इफ हम पेपर 1 देख रहे हैं तो पेपर 1 में कई कंपोनेंट है। हिस्ट्री इज अ कंपोनेंट, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स जो हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लासीफाई किया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस पर कौन सा कंटेंट है जो मैं अवेलेबल करके उसको अच्छे से स्मार्ट तरीके से मैं उसमें आंसर रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। एस्पिरेंट्स मोस्टली गलती क्या करते हैं कि वो सिलेबस को अच्छे से रीड आउट नहीं करते हैं। लास्ट टाइम पे मेरे साथ भी यही गलती हो रही थी, और उसके पॉइंट्स को डेप्थ एंड इन अराउंड हम उसको लेके नहीं जाते हैं। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें सिलेबस इन हमारे माइंड में हो और हमारे पास ब्रीफ नोट्स हो। इसके लिए मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया कि ये पूरा सिलेबस है RAS का। जैसे ये पेपर 2 है, एंड इसमें जो पूरा सिलेबस है उसको साइंस का मैंने उसको पॉइंटेड आउट कर दिया कि कितने टॉपिक्स हैं जो मुझे रीड आउट करने हैं। वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये टॉपिक्स के नेम है, एंड लेफ्ट टू राइट कि ये मैंने कितनी बार रीड आउट किया, ये ऑब्जेक्टिविटी मैं अपने आप की जज करता था। इसके साथ ही जब भी मैं रिवीजन करता था तो मेरे पास स्पेसिफिकली नोट्स रहते थे मैं उनको रीड करने के लिए। जैसे कि साइंस के नोट्स में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ब्रीफ नोट्स बना लिया करता था, बहुत ही पॉइंटेड छोटे छोटे नोट्स में बना लेता था, और लास्ट टाइम पे जब मेरी वर्स्ट सिचुएशन होती थी भी तो भी मैं उनको जस्ट कीवर्ड से रिवाइज कर लेता था। मेंस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कंटेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। किसी का मीडियम इंग्लिश होता है, वो जाता है कि इस कोचिंग में ये कंटेंट आया, अब मैं ये कंटेंट ले लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, और वो कंटेंट के पीछे भाग रहा होता है। जबकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका आंसर राइटिंग का एग्ज़ाम है। तो कंटेंट इज़ नो डाउट, कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कंटेंट को आप कन्फाइंड करो। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है जहाँ से आपको कंटेंट कलेक्ट करना है। उस कंटेंट को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद उसको आपको ब्रीफ में अपने नोट्स को प्रिपेयर करके उसे अपने पास रखना है, जिससे कि आप उसे रिवाइज कर सको। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फो है अभी तक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये जो कंटेंट आपने कलेक्ट किया, कोलेट किया, प्रोसेस किया, देन आप जब डिलीवर करने जा रहे हो तो आप उसको कैसे डिलीवर करोगे। तो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा पॉइंटेड अप्रोच में बिलीव करता हूँ। मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि 1 2 3 4 5 जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रोज बताओ, कॉन्स बताओ, क्यों, कैसे, क्या, तो पॉइंट्स के अप्रोच पे आप उसको लेके जाओ। आप डायग्राम्स बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ। इस तरीके की स्ट्रेटजी को आप एग्जामिनर से अट्रैक्ट करो कि वो आपको मार्क्स डेफिनेटली दे। किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये सबसे पहला सवाल होता है जो पूछता है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से या फिर जो प्रिपरेशन कर रहा होता है कोचिंग वाले से, कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं।
मैं हमेशा एक ही चीज़ की गाइड करता हूँ कि आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। यदि आप पेपर 1 देख रहे हो जिसमें कि हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है NCERT है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, आप सबसे पहले उनको रीड आउट करो। यदि आप वहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ से प्रोसेस हो चुके हैं, आपको लगता है कि अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है, देन आप टेक्स्ट बुक पे जाएं। देन आप बुक रेफर करना चाह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, विपिन चंद्रा ले लेते हैं, देन गो फॉर द विपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए स्टैंडर्ड बुक मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको इकोनॉमी के समझने चाहिए। राजस्थान के लिए आपके लिए स्टैंडर्ड रिसोर्स है इकोनॉमिक रिव्यू, वो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। इंडिया के लिए है आपकी बजट एंड PIB और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो आपको फर्स्ट रीड आउट करना चाहिए, लेकिन ये सब आपको सिलेबस के इन एंड अराउंड आपको रखना है। बुक्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक्स के बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाएं। स्टैंडर्ड बुक्स में राजस्थान NCERT, राजस्थान बोर्ड की बुक्स एंड देन टेक्स्ट बुक में लाइक पॉलिटी के लिए इंडियन लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़नी है, और जो भी बुक्स होती है वो थोरोली आपको एक बार देखना है, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करके उसको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए मैं टेक सेवी हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ और मेरा जो मेथड ऑफ स्टडी है वो मैं किसी एस्पिरेंट को सजेस्ट तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत डायनामिक हूँ और मैं कभी आर्टिकल्स पढ़ने लग जाता हूँ, उस आर्टिकल में से पॉइंटर्स निकाल लेता हूँ और उस आर्टिकल से पॉइंटर्स निकालने के बाद उसको उस इन्फो को कैसे यूज़ में लेना है वो मुझे भी नहीं पता होता है कि अब मैं किस आंसर में किस तरीके से लेना चाहता हूँ। बट ऑनलाइन रिसोर्सेज आज डिजिटल माध्यम में, जब डिजिटल एरा चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RAS के लिए भी अब कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जहाँ पे अच्छी इन्फो आपको मिल जाती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टैंडर्ड सोर्सेज। मैं मोस्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ही देखता था, जैसे कि राजस्थान में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है तो मैंने उसकी वेबसाइट देख ली। यदि आप इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो मैंने उसकी वेबसाइट देख ली। यदि हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट देख के प्राइमरी जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहीं से उसको कलेक्ट करता था। सेम लाइक कि जब मैं इंडियन आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मैं स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख लेता हूँ या फिर PIB मैंने सर्च आउट कर लिया, और ये सब चीज़ें मेरे को बहुत कंटेंट को एनरिच करने में हेल्प मिलती थी। टाइम मैनेजमेंट एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था तो उस वक्त का जो टाइम मैनेजमेंट था मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट था। मेरा डॉक्टरेट के टाइम पे 9:30 to 6 o'clock मैं अपनी रिसर्च लैबोरेटरी में रहता था। मैं बायोटेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट था तो मेरे को लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे। उस ड्यूरेशन में मेरे को टाइम सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में मिलता था, तो मैं मॉर्निंग में 2 to 3 आवर्स डेली निकालता था और इवनिंग में 2 to 3 आवर्स डेली निकालता था। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उस टाइम को इफेक्टिवली आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो एट दैट टाइम मैं 4 से 5 या 6 घंटे भी निकाल के इफेक्टिवली अपने प्रोसेस को तैयार करता, नोट्स बनाता और देन प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता था। स्टडी आवर्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपने एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है, हर किसी का एक अलग स्टडी आवर्स होता है। जैसे मेरे को मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद नहीं है, मैं डे टाइम में रीडिंग करता हूँ। मेरे को नाइट में जल्दी सो जाता हूँ, मैं सोने में बहुत ही मेरे को सोना बहुत पसंद है। मैं 8 से 9 घंटे नहीं सोता हूँ तो मेरा माइंड अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो मैं एक एस्पिरेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप स्टडी आवर्स का मतलब ये नहीं समझें कि आपको 8 घंटे सतत प्रयास करने, आप कंसिस्टेंट रहें, आप इफ़ेक्टिवली पढ़ें, जितने भी घंटे आपको मिलते हैं आप उसको इफ़ेक्टिवली पढ़ें और आप टारगेटेड पढ़ें। स्टडी आवर्स के बारे में मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं जो पिछले बैच में 12वीं रैंक उन्हें हासिल हुई थी, मृत्युंजय मिश्रा। हम दोनों साथ ही तैयारी कर रहे थे। पिछले बैच में उनकी 12वीं रैंक हासिल हुई, मेरी 95वीं रैंक हासिल हुई। हम दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे और साथ ही रहते थे। उनका स्टडी आवर था मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाना और रात को 11 बजे तक पढ़ते रहना, और मैं तैयारी करता था तो मेरे को प्रेशर फील होता था कि इतनी पढ़ाई कौन करता है।
और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था और साथ में मुझे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ाई करते हैं तो ही सिलेक्शन होता है। लेकिन मेरी एक अलग कला थी, मैं 5 से 6 या 7 घंटे भी इफ़ेक्टिवली पढ़ लेता था तो मेरा काम चल जाता था, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मैं एक एस्पिरेंट के लिए यही बोलना चाहूँगा, आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखें। आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता है, किसी और एस्पिरेंट को नहीं पता है। आप अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी लाइफ स्टाइल डिसाइड करें, अपनी डेली रूटीन डिसाइड करें, आप अपने स्टडी आवर्स को उसी हिसाब से मैनेज करें एंड देन टाइम को मैनेज करें। और साथ में आप जो आपकी जो टारगेट है उसके लिए आप कंसिस्टेंटली इफेक्टिवली आप उसके लिए प्रयास करते रहें। यूपीएससी और आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में आरपीएससी का एग्ज़ाम ज़्यादा ब्रॉडर है। यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आरपीएससी ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, एंड देन साइकोलॉजी है, एंड देन स्पोर्ट्स है, देन योगा है, एंड देन मैनी पॉइंट्स जो यूपीएससी कवर नहीं करता है। बट एक यूपीएससी की प्रिपरेशन होता है, वो एक एस्पिरेंट को ब्रॉडर माइंडसेट देती है, ठीक है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो, उसके लिए मैं बोलूँगा जब भी आप आरपीएससी अपियर करें तो आप उसको टारगेट के रूप में अपियर करें, टाइम पास की तरह नहीं करें जैसे कि मैंने गलती करी थी। और आपका सिलेक्शन हो जाएगा बट आपकी रैंक नहीं आएगी तो आपको बहुत पेन होगा। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मैं बोलूँगा, यदि आप आरपीएससी में आरएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप सिलेबस के साथ ही अपने आप को रखें और थोड़ा टाइम देके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें वहाँ पे। तो आरपीएससी के एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। आरपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए होती है जो यूपीएससी मांग रहा है, और साथ में फैक्चुअल होल्ड भी चाहिए होता है। तो आरपीएससी जो है अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हुए आपको हर एस्पेक्ट में आपका माइंड कवर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आरएस 2018 में एक हॉबी का क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन था जिसपे मेरे को बहुत लंबे समय तक ग्रिल किया था। जैसे कि मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस का ऑफिसर हूँ, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आप राजस्थान लेखा सेवा से क्यों आना चाहते हैं, आप राजस्थान पुलिस सेवा में जाओगे क्या, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो मेरे को वो लोग फोकस कर रहे थे क्योंकि चेयरमैन सर का बोर्ड था, भूपेंद्र सर खुद एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं, बोर्ड में डेफिनेटली 1 या 2 आईपीएस मेंबर्स ज़रूर से होंगे। तो वो ये बोल रहे थे कि आप आरपीएस ज्वाइन करें, आरपीएस बहुत अच्छी सेवा है। तो मैंने वहाँ पे टफ स्टैंड लिया, मैंने बोला कि सर मेरे को आरएस ही ज्वाइन करना है। वो बोलते हैं कि आपको आरएस नहीं ज्वाइन कराएंगे तो क्या आप ज्वाइन नहीं करोगे। तो मैंने कहा सर मेरा जो नेचर है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो डेफिनेटली पुलिसिंग के लिए नहीं बनी है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिसिंग है या कोई भी सेवा है, सेवा सब अच्छी होती हैं। आप ये क्लैरिटी रखें कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मार्क्स आने के बाद मेरे पास कई फ़ोन आए और 1-2 फ़ोन ये भी थे कि वो ये जानना चाह रहे थे कि सर माध्यम कौन सा रहे कि जिससे हमें तैयारी करनी चाहिए। माध्यम के मामले में बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश हो या हिंदी, एक सिर्फ माध्यम ही होता है। आपको उस माध्यम से कैसे तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को कैसे अच्छा करना है, ये आप पर निर्भर करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आरएस के एग्ज़ाम्स में ये स्तर नहीं आया है कि माध्यम इतना डोमिनेट कर रहा है। आरएस में स्टिल हिंदी ही अभी एक बहुत अच्छा माध्यम रहा है। इंग्लिश के कैंडिडेट्स, मैं भी एक इंग्लिश माध्यम का बच्चा रहा हूँ, इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी कंटेंट कम होने के बाद भी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ माध्यम के बारे में यही बोलूँगा कि दोनों माध्यम बहुत अच्छे हैं। आपको जिस माध्यम में समझना अच्छा लगता है, उस समझ को पेपर में आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उस समझ से आप सामने वाले व्यक्ति को कन्वे कर पा रहे हो, उसी माध्यम में आप अपनी तैयारी करें, उसी माध्यम में आप अपने जवाब दें, उसी माध्यम में आप अपने साक्षात्कार में प्रस्तुत करें। आरपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उस एग्ज़ाम में इंटरव्यू देने के बाद कैंडिडेट्स की रैंक्स आती है। कुछ कैंडिडेट्स को आरएस मिल जाता है और आरएस मिलने के बाद फिर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आरपीएस मिलता है, अकाउंट्स मिलता है, एंड देन अदर सर्विसेज मिलती है। पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं अभी राजस्थान अकाउंट सर्विस का ऑफिसर हूँ। हमारे राज्य में 2 ही सेवा हैं, स्टेट सर्विस है और दूसरी सबऑर्डिनेट सर्विस है। आरएएस
हो, आरपीएस हो, अकाउंट्स हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हो, ये सारी स्टेट सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट की नज़र में ये सारी सर्विसेज इक्वल हैं। आप ये कंपैरिजन नहीं करें रैंक्स के साथ कि आपको कौन सी सर्विस मिली है, और आपको जो भी सर्विस मिली है आप उसके साथ अपने आप को हैप्पी फील करें। अभी यदि आपको रैंक इंप्रूवमेंट करनी है तो आप रैंक इंप्रूव करें, बट कंपैरिजन ना करें। आपको जो मिला है वो गॉड का पुरस्कार है आपके लिए, गॉड की ब्लेसिंग है कि आपको जो सर्विस मिली है वो बहुत अच्छी सर्विस है, चाहे वो अकाउंट्स हो या पुलिस हो या फिर जो भी सर्विस हो। आपको अपीयर करना है, आप नेक्स्ट टाइम अपीयर करें, बट मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सर्विसेज का कंपैरिजन ना करें कि कौन सी सर्विस अच्छी है या बेकार है। सारी सर्विसेज अच्छी हैं। पोस्ट और सर्विसेज कैसे अलॉट होती है? चॉइस होती है अपनी अपनी। मैं राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में हूँ, अभी मेरी चॉइस थी आरएएस, तो एक चॉइस है। हर एक एस्पिरेंट अपनी अपनी चॉइस देता है। फर्स्ट नंबर पे मोस्टली कैंडिडेट्स आरएएस भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरपीएस नहीं भरते। पिछले बैच में है जिन्होंने एक 12वीं रैंक आने के बाद भी आरपीएस भरा है। तो ये अपनी चॉइस है। आपका टेम्परामेंट किस तरीके का है वो चॉइस डिसाइड करती है कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है। फर्स्ट लोग आरएएस भरते हैं, दूसरे इन जनरल आरपीएस भरते हैं, थर्ड अकाउंट्स भर देते हैं, या फिर कुछ लोग रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज भर देते हैं, कुछ लोग राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज भरते हैं। कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है, चॉइस है हर किसी की। किसी को किस तरीके का जॉब पसंद है, किसी को फील्ड का जॉब पसंद है, किसी को डेस्क जॉब पसंद है। दूसरा पर्सनालिटी होती है हर किसी व्यक्ति की, सोशल बैकग्राउंड होता है किसी का, उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज मिलती हैं। देन इन सर्विसेज में रैंक इज़ नो डाउट, रैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक आपको सर्विस एलोकेशन में हेल्प करता है। आरएएस में इन तीनों प्रक्रियाओं में जो मैं आपको लास्ट में कहना चाहूँगा, 3 स्टेप्स हैं। तीनों स्टेप में जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है या आरपीएससी का मोटिव होता है वो स्क्रीनिंग होता है, और फिल्टर आउट करना चाह रहे होते हैं कि सबसे अच्छे क्रीम कैंडिडेट्स आएँ। और हमें नहीं पता होता है कि उस वक्त हम कैसे कैंडिडेट्स हैं, तो हमको कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सब में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो भी है वही फॉलो करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि आप जब प्रीलिम्स दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को फॉलो करें, देन कुछ मॉक टेस्ट जो आपको देने हैं वो आप दें, और अपने आप को एनालाइज करें कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। इफ देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देन आप इम्प्रूव करें। देन मेंस की बात कर रहे हैं, देन मेंस में भी सेम चीज़ है। जो आपका सिलेबस है पहले उसको पॉइंटेड आउट कर लें, देन उस पॉइंटेड आउट करने के बाद कंटेंट को कलेक्ट करें, कंटेंट को रीड आउट करें, कंटेंट को प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद जो भी इन्फो आपके पास आती होती है क्या आप उसको पेपर पे दे पा रहे हैं, उसको आप एनालाइज करते हुए देन आगे जाएं। एंड देन लास्ट इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो बहुत एक सिंपल सा 20 से 25 मिनट का मीटिंग मैं जो समझता हूँ, और वो एक बहुत नॉर्मल सी मीटिंग होती है जिसमें आप अपने आप का बता रहे होते हो कि आप कैसे व्यक्तित्व हैं। तो इन सब में जो मैं महसूस करता हूँ वो यही है कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करें और जेन्युइन रहें एटलीस्ट अपने साथ पूरी तैयारी में। मैंने एक और चीज़ जो महसूस की है, हम लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ द टारगेट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमारे चांसेस ऑफ फेलियर को रिड्यूस करना चाहिए। हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनसे आपको फेलियर मिल सकती है, हमें उनको कम करना चाहिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है। आपको नहीं पता होता है कि किस टाइम में आपकी कितनी रैंक आएगी। आई डोंट नो, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि मेरी 7th रैंक आएगी, बट मैंने जो कंसिस्टेंटली एफर्ट किया था, मुझे उस पर विश्वास था कि मैंने अपना कर्मा किया और कर्मा करके मैंने छोड़ दिया। और मेरे जितने भी फेलियर हो सकते थे जिस जगह से, उस फेलियर को मैं रिड्यूस करता चला गया, और लास्ट में जो बचा शायद वो सक्सेस ही थी। इस पूरी लॉन्ग प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी मेहनत, जो आपका संघर्ष होता है उस प्रक्रिया में। क्योंकि आरएएस का एग्ज़ाम 2 से 3 साल लेता है। उस 2 से 3 साल में आप अपने एग्जिस्टेंस को बचाते हुए, अपने उस मोटिवेशन को, उस डेडिकेशन को बचाते हुए कैसे तैयारी करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आरएएस में इस 3 स्टेप के अलावा और भी कई स्टेप होते हैं। भर्तियाँ कोर्ट में चले जाती हैं, आपको कभी पेपर लीक आउट हो जाता है, देयर आर मैनी थिंग्स जो हो जाती हैं। इन सब के बीच में भी आप अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन करते हैं, आप कैसे धैर्य रखते हैं, डेडिकेशन के साथ आप कैसा करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं वैल्यूज़ के साथ अपनी
अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली करें और डेफिनेटली, और आप एक ऐसा प्रिपरेशन का एक एंड पॉइंट डिसाइड करने के बाद आप उसको छोड़ दें, दैट्स लीव इट टू द गॉड, गॉड विल डिसाइड कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अपनी तैयारी का पूरा दें और उसको गॉड पर छोड़ दें। मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ और हर बार क्या होता है कि सब लोग एग्ज़ाम देते हैं, सिर्फ RAS ही एग्ज़ाम दोबारा रिपीट नहीं करते, RPS भी इवन एग्ज़ाम रिपीट कर लेते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हैं या फिर कोई ऑफिसर है या जो कैंडिडेट है, वो यदि सोच रहे हैं कि कोई सर्विस यदि अच्छी नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारी सर्विसेज अच्छी होती हैं। आप सर्विसेज का कंपैरिजन ना करें, और साथ में आप यदि आपको एग्ज़ाम देना है, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम दें और आप अपनी मेहनत के साथ एग्ज़ाम दें। और जो कैंडिडेट्स जो फ्रेश हैं, वो फ्रेश तैयारी, फ्रेशनेस के साथ उस एग्ज़ाम प्रोसेस में आएँ और अपने आप पे बिलीव करते हुए उस तैयारी को कंटिन्यू करें।